नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। समाजशास्त्र की वीडियो सीरीज के इस एपिसोड में हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह का क्या अर्थ होता है, सामाजिक समूह की परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई हैं, सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं होती हैं, सामाजिक समूह के गठन के क्या-क्या आधार होते हैं, इन्हीं सब बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे इस एपिसोड में हम। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामाजिक समूह के अर्थ की। किसी भी सामाजिक मंच पर जब कभी भी दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे हों, कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो दो या दो से अधिक लोग जब कभी भी सामाजिक मंच पर इकट्ठे हों और आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से मनोवैज्ञानिक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति के प्रति सजग होते हैं, तो व्यक्तियों के ऐसे संग्रह को, ऐसे संकलन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक मंच वर्तमान के टेक्नोलॉजी के दौर में वर्चुअल भी हो सकता है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जैसे गूगल मीट पर यदि दो या दो से अधिक लोग किसी एक समय पर जुड़ते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अर्थात अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उस समय भी एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, एक इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर भी जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तब भी एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, नेचुरल इंस्टिक्ट है, कई सारे नेचुरल इंस्टिक्ट होते हैं मनुष्य के, जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। उनमें से एक नेचुरल इंस्टिक्ट, एक नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्रिगेरियस इंस्टिक्ट है। इस ग्रिगेरियस इंस्टिक्ट के कारण मनुष्य समूह में रहना पसंद करता है। इस इंस्टिक्ट के कारण मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, उसे दूसरे लोगों का साथ चाहिए। उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी जीवन की तमाम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरे लोगों का साथ चाहिए, और उसकी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, जो इंस्टिक्ट है, उसके कारण भी वह अकेले नहीं रह सकता है। इसीलिए सामाजिक समूह का निर्माण होता है। विचारक अरस्तु ने भी कहा है व्यक्तियों के बारे में, लोगों के बारे में, कि जो व्यक्ति अकेला रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है, वह मनुष्य हो ही नहीं सकता है। अर्थात ग्रिगेरियस इंस्टिक्ट, जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसके कारण भी स्वतः जो है वह सामाजिक समूह के निर्माण होते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी व्याख्याओं में भिन्न भिन्न तरह से सामाजिक समूह को परिभाषित किया है। समाजशास्त्री विद्वान मैकइवर पेज के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जो आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हों, वह संग्रह सामाजिक समूह कहलाता है। समाजशास्त्री ऑकबर्न और निमकाफ का मानना है कि जब कभी भी किसी सामाजिक मंच पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और वे एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, तब एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। समाजशास्त्री टीबी बॉटोमोर के अनुसार व्यक्तियों का ऐसा संकलन सामाजिक समूह की श्रेणी में आता है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ में कुछ निश्चित संबंधों के माध्यम से जुड़े होते हैं, और दूसरा, सभी सदस्य समूह के प्रति और समूह के जो कुछ भी विशिष्ट प्रतीक तय किए गए हैं, निश्चित प्रतीक हैं, उनके प्रति सचेत होते हैं। टीबी बाटोमोर का यह भी मानना है कि जब कभी भी किसी सामाजिक समूह का निर्माण होता है, तो सामाजिक समूह का जो प्रारंभिक ढांचा है, उसकी जो संगठन की व्यवस्था है, अर्थात जो समूह के लिए निश्चित नियम किए गए हैं, जो नियमावलियां हैं, वो सभी सदस्यों की मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी आपस में एकता का, उनकी चेतना का एक आधार होता है। समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने सामाजिक समूह के निर्माण के लिए 3 बातों का होना जरूरी बताया है। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। नंबर 2, वे सभी व्यक्ति बार बार अंतःक्रिया के माध्यम से, संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से, भाषा के प्रयोग के माध्यम से एक दूसरे के साथ में सामाजिक संबंधों का निर्माण करें। तीसरा, समूह के सभी सदस्यों में हम की भावना उजागर होती हो, और प्रत्येक सदस्य, समूह का जो प्रत्येक सदस्य है, वो स्वयं को समूह का सदस्य माने, और समूह भी प्रत्येक व्यक्ति को समूह का सदस्य स्वीकार करे। एडवर्ड सापिर का मानना है कि जब कभी भी व्यक्तियों को, लोगों को
कोई एक विशेष स्वार्थ या सामान्य स्वार्थ जब उन्हें एक एकता के सूत्र में बांध देता है, जब एक स्वार्थ के कारण जब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ जाते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तब एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अर्थात हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि समाज में जब कभी भी एक मंच पर दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे होते हों और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हों, अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की पारस्परिक रूप से सहायता करते हों, एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंध स्थापित करते हों, उनमें मनोवैज्ञानिक एकता का कोई एक विशिष्ट या कोई एक सामान्य आधार हो और वे सभी हम की भावना का जो है वो प्रदर्शन करते हो, हम की भावना उनमें उजागर होती है, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं की। सामाजिक समूह की सबसे पहली अनिवार्य विशेषता यह है कि कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम दो, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति कभी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। किसी भी समूह के निर्माण या गठन के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना अनिवार्य शर्त है। अधिकतम की संख्या निश्चित नहीं है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। 10, 20, सैकड़ों या हजारों लोग भी मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। यदि हम सामाजिक समूह की अगली विशेषता की बात करें, तो जब कभी भी किसी सामाजिक समूह का निर्माण होता है, जब कभी भी सामाजिक समूह का गठन होता है, तो उसका कोई एक निश्चित आधारभूत ढांचा होता है, अर्थात कुछ नियमों की व्यवस्था होती है। प्रत्येक समूह में कुछ विशिष्ट अथवा सामान्य नियम अनिवार्य रूप से होते हैं और यह जो विशिष्ट और सामान्य नियम है, इन नियमों के प्रति समूह का प्रत्येक सदस्य सचेत होता है और इनका पालन भी करता है। समूह की यह अपेक्षा भी होती है कि प्रत्येक सदस्य इन नियमों के प्रति सचेत रहे और नियमावलियों का पालन भी करे, और यह समूह की एकता का आधार भी होता है। यदि हम समूह की विशेषताओं को और आगे देखें, तो समूह के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनमें एक मनोवैज्ञानिक एकता भी पाई जाती है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, क्योंकि वे समूह के सामान्य और विशेष नियमों का समान रूप से पालन करते हैं। उनके प्रति उनकी एक जो भावना है वह प्रबल होती है और समूह की एकता का आधार यह भावना बनती है, और इसी के फलस्वरूप एक एकता का जो प्रदर्शन होता है, एक एकता जो उजागर होती है, उससे हम की भावना कहते हैं। अर्थात बिना हम की भावना के समूह का अस्तित्व संभव नहीं है। हम की भावना का होना और समूह के लिए आधारभूत ढांचे का होना, अर्थात नियमों का होना, एक अनिवार्य विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समूह के कुछ विशिष्ट या सामान्य आदर्श भी हो सकते हैं। सामान्यतः जब कोई एक सामाजिक समूह का गठन होता है तो वह स्थायी होता है, मतलब स्थायित्व भी सामाजिक समूह की एक विशेषता है। जो समूह के सदस्य हैं उनमें निश्चित तौर पर कुछ रुचियां, उनके कुछ इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं। वास्तव में समान रुचियों वाले लोग, सामान्य तौर पर कुछ रुचियां, जिन व्यक्तियों की जो रुचियां समान है, जिनके इंटरेस्ट समान है ना, या जिनके हित एक ही प्रकार के हैं, वे लोग सामान्यतः एक समूह के रूप में गठित हो जाते हैं। अर्थात समूह के सदस्यों में एक समान रुचियां अभिव्यक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जो समूह के सभी सदस्य हैं, वे सभी सदस्य चूंकि अपनी हित पूर्ति के लिए किसी समूह के सदस्य बने हैं, अर्थात हितों की पूर्ति के लिए, समूह के आदर्शों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी समूह के सभी सदस्य विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें या समूह की नियमावलियों के अनुसार अलग अलग कार्यों, अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा करें। अर्थात श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन या काम का बंटवारा भी समूह की एक अनिवार्य विशेषता है, और काम के बंटवारे के कारण, अलग अलग तरह के कार्यों को करने के कारण समूह के सदस्यों की परिस्थिति और भूमिकाएं भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो समूह में विभिन्न सदस्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण, भिन्न भिन्न भूमिकाओं के कारण, अलग अलग कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के कारण समूह में एक विशेष प्रकार के स्त्रीकरण का भी निर्माण हो जाता है। अर्थात समूह के सभी सदस्य हैं अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्तर पर स्थापित हो जाते हैं। अर्थात स्त्रीकरण भी सामाजिक समूह की एक अनिवार्य विशेषता होती है।
पूर्व में हमने सामाजिक समूह की जितनी भी परिभाषाएं देखी हैं, हमने अर्थ को समझने का प्रयास किया है। उसके आधार पर जो समूह के सदस्य हैं उनकी पारस्परिक जागरूकता, उनके बीच में आदान प्रदान की गतिविधियाँ, आदान प्रदान की प्रक्रियाएं, बारंबार संवाद के माध्यम से अंतःक्रिया का होना, सामाजिक संबंधों का निर्माण होना, यह सब भी किसी सामाजिक समूह की अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। समूह निर्माण के आधार, सामान्यतः समूह निर्माण के एकाधिक आधार होते हैं। कई आधार होते हैं जिसके कारण समूह का निर्माण होता है। जैसा कि अब तक की व्याख्या में हम समझ चुके हैं कि मनुष्य नैसर्गिक प्रवृत्ति के कारण ही समूह में रहता है, समूह का निर्माण करता है। उसके जीवन के कुछ स्वार्थ होते हैं, कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट हित होते हैं। उसी के आधार पर समूह के गठन होते हैं और विभिन्न प्रकार के समूह समाज में निर्मित होते हैं। फिर भी सोरोकिन, जिमरमैन, गैल्पिन जैसे समाजशास्त्रियों का मानना है कि समूह निर्माण के 14 आधार होते हैं। इसी तरह से रॉबर्ट के मर्टन का मानना है कि समूह निर्माण के 26 आधार होते हैं। समूह निर्माण के और क्या क्या आधार हो सकते हैं या किन किन आधारों पर किसी समूह का गठन हो सकता है, यदि हम इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या का अध्ययन करें तो जॉर्ज सिमेल हैं, जॉनसन हैं, होमन्स हैं, इन समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि जो कम सदस्य संख्या वाले सामाजिक समूह हैं, अर्थात जो छोटे सामाजिक समूह हैं, वे समूह ही वास्तव में समाज का आधार होते हैं और वे समूह ही समाज की वास्तविक इकाई के रूप में क्रियाशील होते हैं। मैकाइवर पेज का ऐसा मानना है कि सदस्यों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। वे अधिक सदस्यों वाले समूह को भी सामाजिक समूह की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। मैकाइवर पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे उदाहरणों को भी सामाजिक समूह की श्रेणी में शामिल किया है, किंतु राष्ट्र और प्रांत में चूंकि सदस्य संख्या बहुत होती है, इस कारण रॉबर्ट के मर्टन का कहना है कि चूंकि सदस्य संख्या बहुत अधिक होती है, इसके कारण जो सभी सदस्य हैं समूह के, वे एक दूसरे के साथ में कभी मिल भी नहीं पाते हैं, वे कभी एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया भी नहीं कर पाते हैं। तो अंतःक्रिया के अभाव में सामाजिक संबंधों के निर्मित नहीं होने के कारण राष्ट्र और प्रांत को सामाजिक समूह की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहिए। अर्थात मैकाइवर एवं पेज राष्ट्र और प्रांत को सामाजिक समूह मानते हैं, किंतु अंतःक्रिया के अभाव के कारण रॉबर्ट के मर्टन राष्ट्र और प्रांत को सामाजिक समूह की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। सामाजिक समूह के प्रकार, समाजशास्त्री टीबी बॉटोमोर ने सामाजिक समूह के 3 प्रकार बताए हैं: स्थिर समूह, अस्थिर समूह और आभासी समूह। नाम से स्पष्ट है, स्थिर समूह ऐसे समूह होते हैं स्थायित्व जिनकी प्रमुख विशेषता है, जो कभी भी भंग नहीं होते हैं। जिन समूहों का अस्तित्व सदैव के लिए होता है वे सामाजिक समूह स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, गोत्र हैं, ये ऐसे समूह हैं जो कभी भी भंग नहीं होते हैं। इन समूहों को स्थिर समूह कहा जाता है। अस्थिर समूह वे समूह होते हैं जो समूह उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात स्वतः भंग हो जाते हैं। अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी सामाजिक समूह का गठन या निर्माण हुआ था, वे उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं। उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात समूह के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए वह समूह भंग हो जाता है। ऐसे समूह अस्थिर समूह की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी सेमिनार या सिंपोजियम के लिए किसी विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में या ऑडिटोरियम में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, तो वह सामाजिक समूह होता है। किंतु सेमिनार और सिंपोजियम के खत्म होने के पश्चात सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो सामाजिक समूह भंग हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी विशेष तौर पर किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए निर्माण किया जाता है, किंतु वह जब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो जाती है या वो सेमिनार या सिंपोजियम या और कोई गोष्ठी संपन्न हो जाती है, उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया जाता है। सभी समूह के जो सदस्य हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। यह भी अस्थिर समूह का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार बताया गया है आभासी समूह टीबी बॉटोमोर के द्वारा, तो स्थिर समूह की जो विशेषताएं हैं और अस्थिर समूह की जो विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं के बीच की विशेषताओं वाला जो समूह है वह समूह आभासी समूह कहलाता है। आभासी समूह दरअसल एक ऐसा समूह होता है जिसके सभी सदस्यों को भी यह पता नहीं होता है कि हमारा यह समूह अस्तित्व में है। वास्तव में अस्तित्व में होता भी है और अस्तित्व में नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए टीबी बॉटोमोर ने बताया है
कि जो लिंग समूह है और आयु समूह है वे आभासी समूह की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अर्थात पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में यदि हम लिंग के आधार पर देखें तो 3 समूह हो सकते हैं, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर, जो वर्तमान में लैंगिक अध्ययन की शाखा में, जिसको विशेष तौर पर अभी हाल में परिभाषित किया गया है। भारत के माननीय उच्च न्यायालय ने भी तृतीय लिंग को परिभाषित किया है। तो लिंग के आधार पर हम समाज में देखें तो 3 समूह हो सकते हैं, महिला, पुरुष और तृतीय लिंग अर्थात थर्ड जेंडर। लेकिन हमारे देश के या फिर पूरे विश्व के सारे पुरुषों को यह आभास नहीं है कि हम सब पुरुष एक समूह हो सकते हैं। इसी प्रकार से सारी महिलाओं को, थर्ड जेंडर को या तृतीय लिंग को भी यह आभास नहीं है कि हम सब आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं या कर सकते हैं। किंतु अचानक से कोई समाज में ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई एक विशेष प्रकार का बौद्धिक आंदोलन हो सकता है, या और किसी उद्देश्य या हित की प्राप्ति के लिए, हितों की रक्षा के लिए और कोई मूवमेंट या आंदोलन हो सकता है, और उसके फलस्वरूप सभी एक समान लिंग के व्यक्तियों को यह महसूस हो कि हम सब एक समूह हैं, या हम सबके अधिकार एक जैसे हैं, या हम सबके ऊपर एक विशेष प्रकार से या विशेष नियमों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वे अचानक से संगठित होकर एक समूह के रूप में तब्दील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान के नारीवादी आंदोलन के कारण, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य योजनाएं हैं, या जो एक बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ है, या एक जो अकादमिक मंच पर है या साहित्य में एक जो आंदोलन शुरू हुआ है, उसके कारण धीरे धीरे सभी महिलाएं जागृत हो रही हैं और वे अपने आप को एक लैंगिक समूह के रूप में स्वीकार करती हैं, या मानती हैं कि हम सब महिलाएं हैं, हम सबके अधिकारों का हनन हो रहा है, हम सबको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए, तब एक लैंगिक समूह का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो समूह हैं, आयु समूह है, लिंग समूह हैं, वे आभासी समूह की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक समूह के प्रकार में अमेरिकन समाजशास्त्री ग्राहम समनर ने अपनी किताब फोकवेज में सामाजिक समूह के 2 विशेष प्रकार बताए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। दरअसल अंतः समूह और बाह्य समूह 2 विपरीत विशेषता वाले समूह नहीं होते हैं। कभी कभी अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रतियोगी भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भी हो सकते हैं। दरअसल अंतः समूह वह समूह है व्यक्ति जिसका सदस्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य है, किसी गोत्र का सदस्य है, किसी राष्ट्र का सदस्य है, तो वह राष्ट्र, उसका परिवार या फिर उसकी गोत्र उसके लिए अंतः समूह है। किसी दूसरे व्यक्ति की गोत्र, किसी दूसरे व्यक्ति का परिवार, या फिर यदि राष्ट्र के रूप में देखें तो कोई दूसरा राष्ट्र उस व्यक्ति के लिए बाह्य समूह कहलाएगा, क्योंकि वह उसका सदस्य नहीं है। अर्थात हम और वे की भावना पर आधारित समूह अंतः समूह और बाह्य समूह कहलाते हैं। जिसका सदस्य व्यक्ति है वह समूह उसके लिए अंतः समूह है, वह जिसका सदस्य नहीं है वह समूह उसके लिए बाह्य समूह है। इसीलिए अंतः समूह को हम समूह कहते हैं और बाह्य समूह को वे समूह कहते हैं। अंतः समूह के बारे में समाजशास्त्री अकबरनूर नीमकाफ ने अपनी व्याख्या में बताया है कि अंतः समूह के सभी सदस्यों में सहकारिता की भावना होती है। वास्तव में यह सहकारिता की भावना एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक एकता के कारण उत्पन्न होती है। चूंकि अंतः समूह का अस्तित्व ही बाह्य समूह के अस्तित्व के कारण आता है। व्यक्ति जिसका सदस्य है वह समूह उसके लिए अंतः समूह है, किंतु जो दूसरे समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य नहीं है, उन समूहों को देखकर, उनसे प्रतियोगिता की भावना के कारण, या उनसे शत्रुता के भाव के कारण, या बाह्य समूह के कारण अंतः समूह पर कोई संकट उत्पन्न होने वाला है। इस समस्या के कारण चूंकि अंतः समूह में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न होती है, इसी के लिए अंतः समूह में एक विशेष प्रकार की सहकारिता का भाव पाया जाता है। सदैव अनिवार्य नहीं है कि अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के शत्रु ही हों, वे एक दूसरे के प्रतियोगी भी हो सकते हैं। और अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के लिए रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, एक दूसरे के आदर्शों से प्रेरित हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के प्रबल प्रतियोगी या शत्रु भी हो सकते हैं। समाजशास्त्री रॉबर्ट बीरस्टीड ने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में अपनी व्याख्या में बताया है
कि अंतः समूह वास्तव में एक ऐसा समूह है जिसके सभी सदस्यों में हो सकता है कि कुछ आचरण और व्यवहार भिन्न भिन्न हो। हाँ, यह संभव है सामान्य तौर पर, किंतु किसी भी एक अंतः समूह के सभी सदस्य किसी बाह्य समूह के सभी सदस्यों के प्रति एक ही तरह की भावना और एक ही तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बेरिस्टेट का यह भी मानना है कि बाह्य समूह के द्वारा यदि कोई खतरा अंतः समूह को उत्पन्न होता है, वह काल्पनिक भी हो सकता है, खतरा वास्तविक भी हो सकता है, तो बाह्य समूह के द्वारा कोई भी वास्तविक या काल्पनिक खतरे के कारण अंतः समूह के जो सभी सदस्य हैं उनकी एकता सुदृढ़ हो जाती है। अर्थात बाह्य समूह से लड़ने के कारण अंतः समूह के सभी सदस्य एकजुट हो जाते हैं, फिर उनके चाहे आपस में ही मतभेद क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो देश हैं जिनमें आपस में शत्रुता का भाव है। उन दोनों देशों में एक दूसरे से प्रतियोगिता भी है और एक दूसरे से युद्ध में जीतने की एक लालसा भी है और हराने की एक लालसा है, या उसके युद्ध में हारने का भी खतरा महसूस होता है। तो इसलिए सारे देश के सैनिक और सारे देश के सारे युवा देश के वो एकजुट होकर शत्रुता का भाव प्रदर्शित करते हैं और एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक एकता के माध्यम से, कुछ विशेष तरह के जेस्चर भावों के माध्यम से, कुछ विशेष गतिविधियों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, नारों के माध्यम से उस दूसरे देश के प्रति, जो शत्रु देश है, जो उनके लिए बाह्य समूह है, उसके प्रति वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, या मरने मिटने की या खून की आखिरी बूंद तक अपना सर्वस्व मिटाकर भी उस शत्रु देश से लड़ने के लिए वो संगठित होकर अपना इरादा जाहिर करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाह्य समूह के कुछ ऐसे आदर्श जो कि विशिष्ट तौर पर उजागर हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, उनसे अंतः समूह में परिवर्तन आता है। वे उन आदर्शों को देखकर वे भी वैसा या उससे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक देश है जिसके युवा 12 और 15 घंटे काम करके अपने देश का निर्माण करने में लगे हुए हैं। युवा शक्ति अपने रचनात्मक कार्य के दम पर अपने देश का निर्माण करना चाहती है, विकास करना चाहती है, और कोई एक उसका प्रतियोगी देश या शत्रु देश है, उस देश के युवा उस देश दूसरे देश के युवाओं से कम काम करते हैं। तो वे इस आदर्श को देख करके प्रेरित हो सकते हैं कि देखिए, जो हमारा बाह्य समूह है, जो हमारा शत्रु देश है या जो हमारा प्रतियोगी देश है, वहां के युवा 15 घंटे काम करते हैं और हम सिर्फ 12 घंटे काम करते हैं। तो अंतः समूह के सारे सदस्य बाह्य समूह के इस अधिक काम करने वाले आदर्श से प्रेरित होकर अपने समूह में भी यह आदर्श लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अंतः समूह और बाह्य समूह, हम और वे सर्वनामों पर आधारित समूह हैं, किंतु ये एक दूसरे के प्रतियोगी या शत्रु भी कभी कभी हो सकते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यूक्रेन और रशिया का। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के शत्रु देश हैं। यूक्रेन के सैनिक के लिए यूक्रेन की सेना अंतः समूह है तथा रशिया की सेना बाह्य समूह है, और एक रशियन सैनिक के लिए रशिया की सेना अंतः समूह है और यूक्रेन की सेना बाह्य समूह है। जब रशिया यूक्रेन पर आक्रमण की योजना बनाता है या घोषणा करता है कि हम यूक्रेन पर युद्ध जो है वो छेड़ने वाले हैं, यूक्रेन के साथ युद्ध करने वाले हैं, उसे सबक सिखाने वाले हैं, इस खतरे के कारण या रूस की इस कार्य योजना के कारण, युद्ध की धमकी के कारण, यूक्रेन के सभी सैनिक और यूक्रेन राष्ट्र के सभी युवा और सारे नागरिक एकजुट हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें एक विशेष प्रकार की एकता उत्पन्न होती है और वे सब सामूहिक संकल्प जो है वो पारित करते हैं और सब लोग कसम खाते हैं या इरादा जाहिर करते हैं कि हम सब एक हैं। अब हमारे अस्तित्व पर ही चूंकि चुनौती है, तो हम खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, चाहे हमारा सर्वस्व खत्म क्यों न हो जाए। हम इस खतरे को झेलने के लिए तैयार हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी अस्मिता को जो है वो तार तार नहीं होने देंगे। हम रशिया की धमकी से नहीं डरेंगे, हम कड़ा मुकाबला करेंगे। है तो रशिया के युद्ध की धमकी के कारण यूक्रेन के सभी लोगों में एक विशेष प्रकार की एकता उत्पन्न हो जाती है। यही बीरस्टीड ने बताया है कि बाह्य समूह के खतरे के कारण अंतः समूह के लोग एक विशेष प्रकार की एकता के साथ में जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रतियोगी हो सकते हैं या शत्रु भी हो सकते हैं, और शत्रुता के भाव के कारण वे एक दूसरे के विशेष आदर्शों को देख करके उन आदर्शों को ग्रहण भी कर सकते हैं। तो रशिया के लिए यूक्रेन के सभी सैनिक
और सभी सैनिकों के प्रति रशिया के सभी लोगों का और सैनिकों का एक प्रकार का व्यवहार प्रतिमान पाया जाएगा। और इसी प्रकार से यूक्रेन के समस्त नागरिकों और सैनिकों का रशिया के नागरिकों और सैनिकों के प्रति एक तरह का भाव, एक तरह की सोच और एक विशेष तरह के प्रतिमान या एक विशेष तरह की धारणा पाई जाएगी। इसीलिए बिल स्ट्रीट ने कहा है कि अंतर समूह के सभी सदस्यों में व्यवहार में भिन्नता हो सकती, किंतु बाह्य समूह के जो सभी सदस्य हैं उनके प्रति एक तरह का भाव, विचार और एक तरह का व्यवहार पाया जाता है। इसी प्रकार से अभी आप लोगों ने खबरों में देखा होगा या खबरों में पढ़ा होगा कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने जब इसराइल पर हमला किया तो इसराइल के कई सारे निर्दोष नागरिक उस हमले में मारे गए थे। तब इसराइल की सरकार ने और सेना ने तय किया कि हम फिलिस्तीन और हमास को सबक सिखाएंगे, और उन्होंने हमास पर और फिलिस्तीन पर सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उस समय इसराइल के वे नागरिक जो दूसरे देशों में अपना करियर बना चुके थे, बना रहे थे, काम कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर थे, नौकरी कर रहे थे, हैं, वे सब अपना कामकाज छोड़कर इजरायली सेना में अपनी सैन्य सेवा देने के लिए उपस्थित हो गए। दूसरे देशों से नौकरी छोड़कर इजरायली सेना को सहयोग करने के लिए अपने राष्ट्र के उस नाजुक क्षण में है वे अपना सब कुछ काम धंधा छोड़कर इजरायली सेना में सैन्य सेवा देने के लिए उपस्थित हो गए थे। अर्थात वही जो बिल स्टीड ने समझाया है या ग्राहम समनर ने समझाया है कि बाह्य समूह से जब खतरा महसूस होता है तो अंतः समूह के सारे सदस्य हैं एक सुदृढ़ एकता के साथ में तुरंत जुड़ जाते हैं। सामाजिक समूह के और भी कई प्रकार और श्रेणियां होती हैं। उदाहरण के लिए चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की विस्तार से व्याख्या की है। रॉबर्ट के मर्टन ने एक विशेष प्रकार का समूह, संदर्भ समूह की विशेष व्याख्या की है, जो कि आकांक्षा के स्तर या फिर सापेक्षहीनता के कारण उत्पन्न होता है। हम इन समूहों के विशेष प्रकारों की चर्चा और इनका विस्तार से अध्ययन अगले एपिसोड में करेंगे। यह एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो।